हेलो हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये, जिसमें 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज आई है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कॉल्ड रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो पढ़ा ही होगा, और वही इसके एग्जाम में पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्जाम के लिए इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म कब है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट चलिए मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू इंडिया एश्योरेंस एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। 550 ऑफिसर्स का वैकेंसी निकाला है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, अगर मैं वैकेंसीज की तरफ जाऊं तो कुछ स्पेशलिस्ट हैं और कुछ जनरलिस्ट हैं। ज्यादातर लोग जनरलिस्ट के लिए ही इंटरेस्टेड होंगे। तो टोटल माय डियर फ्रेंड्स 193 वैकेंसीज है जनरलिस्ट की, जिसमें से 78 है अनरिजर्व्ड की। लेकिन अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स की, अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं। तो इंजीनियर्स के लिए भी अलग से पोजीशंस खाली हैं, जैसे कि रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अगर आप लॉयर हैं तो लीगल स्पेशलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटी है तो आईटी स्ट्रीम्स है तो आईटी स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बिजनेस एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुरियल स्पेशलिस्ट और भी अलग अलग तरीके की, जैसे वो हेल्थ, ये भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं डिटेल्स पे। इसके बाद अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको यहाँ पे और सबको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये जितनी भी वैकेंसीज है उनमें से आप किसी एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली एनआईएसीएल ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक से ज्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो इनवैलिड मानी जाएंगी। यानी कि जनरली जो एग्जाम्स होते हैं जहां पे एक से ज्यादा स्ट्रीम के लिए पेपर होता है, वहां पे ऐसा होता है कि जो लास्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि अगर आप एक से ज्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे तो आपका कैंडिडेचर इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है, यानी कि 7 अगस्त। लास्ट डेट है 30 अगस्त। जो फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा दैट विल बी ऑन 14 सितंबर, और जो फेज 2 एग्जाम होगा वो होगा 29 अक्टूबर को। तो अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है। फेज 1 के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 10 दिन बाकी है, राइट। और फेज 2 के लिए तो बहुत अच्छा खासा टाइम है, लगभग 2 ढाई महीने पड़े हैं आपके पास। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टू ऑल अदर डिटेल्स। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जनरलिस्ट के लिए माय डियर फ्रेंड्स, जिसके लिए 193 वैकेंसीज है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी चलेगा, बीटेक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी चलेगा, राइट। लेकिन लेकिन कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 55% मार्क्स, यानी कि UR, EWS और OBC, उनके लिए, इस कैटेगरी के लोगों के लिए, EWS और OBC स्पेसिफिकली, इन दो कैटेगरीज के लिए मार्क्स में, मिनिमम मार्क्स में किसी तरीके की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, UR, EWS और OBC को 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रीम स्पेसिफिक बात करूं तो रिस्क इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। तो 50 वैकेंसीज यहाँ पे भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंजीनियर हैं तो। लेकिन मिनिमम कितने, 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और अगर SC ST और PWBD है तो 55%। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में आपका जो बीटेक है या एमटेक है या MBA या BE है, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चलेगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच के भी हैं और आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। लीगल स्पेशलिस्ट लॉयर्स के लिए भी बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स, और 55% किसके लिए, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी सारी बहुत हैवी है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग और आईटी के हैं, तो मैं आईटी का बता देता हूं। आईटी में भी आपको BE BTech ME MTech इन आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में
या फिर अगर आप MCA हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगेन मिनिमम मार्क्स है 60% फॉर UR EWS एंड OBC, और SC ST और PWBD के लिए 55%। ठीक है जी। अब अगर मैं प्रोबेशन की बात करूं तो जॉब लगने के बाद आपका जो प्रोबेशन होगा वो होगा माय डियर फ्रेंड्स 1 साल का, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और 2 बार किया जा सकता है। 6 महीने के लिए आपका प्रोबेशन बढ़ाया जा सकता है 2 बार के लिए। ठीक है, 2 टाइम्स, यानी कि आपका मैक्सिमम प्रोबेशन जो होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड भी है, गारंटी बॉन्ड जो हर कंपनी में भराते हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 साल का गारंटी बॉन्ड साइन करना होगा। अगर आप, और ये 4 साल में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इंक्लूडेड है। अगर आप 4 साल से पहले कंपनी छोड़ के जाते हैं तो आपकी 1 साल की सैलरी आपको वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, बट ठीक है, ऐसा क्यों ही करोगे आप। अब आते हैं सैलरी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिक आपका पे है 50,925, और अगर हम सारे अलाउंसेस जोड़ ले तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी माय डियर फ्रेंड्स वो होगी 90,000 रुपए पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर मंथ। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल अदर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी, LTS और नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सारे अलाउंसेस अलग हैं। तो अगर हम सारे अलाउंसेस को जोड़ देंगे तो लगभग 1,10 1,15 के आसपास आपकी सैलरी चली जाएगी। लेकिन जो आपकी जिसे कहते हैं ना यूज करने वाली जो सैलरी होगी दैट विल बी 90,000। ठीक है, जो आपके पास हाथ में मिलेगी वो कितनी होगी जी, 90,000 रुपए। ठीक है, एज पे आते हैं जी। एज कितनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम एज है अगेन भाई 20 ईयर्स मिनिमम एज। सेकेंड, या मिनिमम एज माय डियर फ्रेंड्स अगेन 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30। और जो आपकी कट ऑफ डेट है टू डिटरमाइन द एज इज 1 अगस्त 2025। ठीक है, यानी कि आपका जन्म, यू मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त ऑफ 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। और दोनों डेट इंक्लूसिव है, यानी कि अगर आप 2 अगस्त को 1995 को पैदा हुए तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और एज में रिलैक्सेशन कितनी चाहिए मिल सकती है। SC और ST के केस में 5 साल, OBC के केस में 3 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 साल। यानी EWS में किसी तरीके का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं टू दी अदर एस्पेक्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा जी। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, फिर होगा मेंस, और फिर होगा आपका इंटरव्यू। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बारीक बातें हैं। प्री तो क्लियर है, प्री में कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेक्शंस होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। प्री में 3 सेक्शंस होने वाले हैं आपके, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और इसके लिए मिलेंगे आपको 60 मिनट। और ये 60 मिनट जो मिलेंगे भाई साहब, ये सेक्शनल टाइमिंग के साथ है। यानी कि इंग्लिश के सेक्शन के लिए भी आपको 20 मिनट, रीजनिंग और क्वांट तीनों के लिए आपको कितने मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में इंग्लिश में 30, रीजनिंग और क्वांट में 35 ईच। ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, जो कि आगे इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन करा ही होगा, नो डाउट। फिर आते हैं मेंस पे। अब मेंस के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो मेंस का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा 200 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव होगा जी सिर्फ 30 नंबर का। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कितने का होगा, सिर्फ 30 नंबर का। ठीक है, दोनों ही ऑनलाइन होंगे। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपको ऑनलाइन टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर पे, राइट। अगर मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करूं तो क्या सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस, वही जो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ के आते हैं। हाँ, तो चारों सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 200 है। लेकिन यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 40 40 80 और 30, 110 और 40, 150 मिनट का। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको कितना टाइम मिलेगा, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि अच्छा खासा टाइम है। और यहाँ पे याद रखो सेक्शनल टाइमिंग्स है, टोटल 2.5 घंटे है वो ठीक बात है, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट्स, और क्वांट के लिए भी 40 मिनट्स। ठीक है, अगर यहीं पे मैं स्पेशलिस्ट पे चले जाऊं जैसे कि रिस्क इंजीनियर वगैरह, तो उसमें आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, GA होगा, क्वांट होगा, ये तो सेम है। साथ में आपका एक होगा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का टेस्ट जिसके होंगे 40 क्वेश्चन। और आपके इसमें अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन में, 5 सेक्शंस होंगे। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 150 मिनट विद अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं आता हूं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे, जो कि 30 मिनट का होगा आपका।
ठीक है, 30 मार्क्स का होगा, जिसमें एक लेटर होगा 10 नंबर का और एक ऐसे होगा 20 नंबर का। तो उन्होंने पहले स्पेसिफाई कर दिया है, इंग्लिश में कोई इन्होंने सस्पेंस नहीं रखा है। एक लेटर आएगा 10 नंबर का, एक ऐसे होगा 20 नंबर का, ठीक है। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, ऑफ कोर्स, नो हिंदी एंड नो अदर लैंग्वेज, राइट। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है, ही और शी विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाली है। सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी होने वाली है, दोनों में ही होगी, प्री में भी होगी, मेंस में भी होगी, फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इवैल्यूएशन और इंटरव्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव में, यानी कि ये जो जर्नलिस्ट का मेंस में ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, जब आपके ऑब्जेक्टिव में कट ऑफ क्वालिफाई होगी तभी आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव आंसर वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड, ओके। नाउ जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और उसके लिए इन्होंने मार्क्स भी दे दिए। कितने मार्क्स दे दिए? क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 30 में से 15 नंबर लाने, अगर आप यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपको केवल 13.5 नंबर लाने। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। A candidate shall be required to qualify in the descriptive test, but the marks in the descriptive test will not be counted towards shortlisting for interview or final selection, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी दोनों में, प्री में मेंस में, ऑब्जेक्टिव वाला जो टेस्ट होगा, ठीक है। कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, कट ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट में भी होगा, टोटल स्कोर में भी होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और आपका ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, जैसे कि आजकल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में होता है, ठीक है। फिर आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा आपका फेज 2 अगर क्वालिफाई हो जाता है तो इंटरव्यू होगा, और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जामिनेशन, और वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो क्वालिफाइंग है, और इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविजन है, जो कि होना चाहिए, मुझे लगता है हर एग्जाम में वेटिंग लिस्ट होगा ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, राइट। चलिए, ये सारी डिटेल्स हो गई। इसके बाद एप्लीकेशन फी पे मैं आता हूं, तो 850 रुपए यूआर, मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपए, बाकी सबके लिए 850 रुपए, राइट। चलिए, फिर ये लास्ट में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है बहुत लोगों को मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको हाईलाइट कर दूं कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना होता है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है भाई, सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में आपका होना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आई थिंक बस इतनी ही डिटेल्स है जो कि आपके काम की है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सबको ये वाला एग्जाम देना चाहिए। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर ये पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, सिलेबस, बुक लिस्ट, सारी वीडियोस अगर आप चाहते हैं ना ICAL के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आई होप आपके एग्जाम निकले, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।